वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, हर दिन उसका लाभ उठाते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला टेस्ट लगाते हैं। हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण का अंतिम समय जो है निम्नलिखित में से क्या तय किया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कब तक भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए एक समय सीमा तय की थी? किस वर्ष तक? 1947 या 48? जून 1948, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 1945 से लेकर 1951 तक था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरण के उपरांत जो है भारत छोड़ जाएंगे वो। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना बताइए। मोहम्मद अली जिन्ना लाकर गलत मत कर देना इसको, क्योंकि इसका उत्तर है नवाब सलीमुल्लाह खान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। देखिए, मुस्लिम लीग का मूल नाम था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। यह एक राजनीतिक समूह था जिसने ब्रिटिश भारत के विभाजन यानी 1947 से निर्मित एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के लिए आंदोलन चलाया और मुस्लिम नेताओं इनमें से विशेषकर थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात का उनको डर था कि स्वतंत्र होने के पश्चात जो है भारत में सिर्फ हिंदुओं का ही वर्चस्व रहेगा, इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग से एक राष्ट्र की मांग को बार बार दोहराया। गांधी के राजनीतिक गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने 1905 में। तो देखिए, गांधी जी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, गए कब थे? 1893 में। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले के प्रभाव से सक्रिय राजनीति से जुड़े वो और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। दक्कन की अशांति, पावना विद्रोह, नील विद्रोह, तमिलनाडु के पोलिगरों का विद्रोह। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये पावना और ये नील का विद्रोह। इनकी डेट और इनके जो कार्यकर्ता वगैरह हैं उनका नाम तो आपको पता ही होना चाहिए। इनमें सबसे पहले घटना घटी है तमिलनाडु के पोलिगरों का विद्रोह, उसके बाद नील विद्रोह, उसके बाद पावना विद्रोह और सबसे अंत में है दक्कन अशांति। तो 4-3, 2-1 इसका आंसर हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, तमिलनाडु के पोलिगरों ने विद्रोह किया था 1799 से लेकर 1801 के मध्य। नील विद्रोह हुआ था बंगाल में 1859 से 1860 के बीच और पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 76 के बीच और दक्कन का विद्रोह हुआ था 1875 में, सबसे अंत में। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति कौन है? कौन है भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर राष्ट्रवादी अथवा उदारवादी दल का गठन किया। यह दल उदारवादी दल की पुरानी पीढ़ी की नरम नीति का विरोधी था। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 1893 में शिकागो के विश्व धार्मिक पार्लियामेंट में निम्नलिखित में से भारत का किसने प्रतिनिधित्व किया था? ये डेट वही है जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। यहाँ उत्तर सही क्या है? स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 1862 में कलकत्ता में। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो है दक्षिणेश्वर संत के नाम से प्रसिद्ध थे। बात करें स्वामी विवेकानंद की तो 1893 में जो है अमेरिका के शिकागो में आयोजित
पहला विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें उन्होंने भारत को संबोधित किया था? क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 1891 में निम्नलिखित में से जनगणना आयुक्त कौन थे? 1891 में जनगणना आयुक्त कौन था? बेंस, ऑप्शन नंबर ए। तो 1891 में जनगणना आयुक्त थे J.A. बेंस। मतलब पूरा फुल फॉर्म नाम क्या उनका? जेवियर्स एथिलेस्टेन बेंस। जेवियर्स एथिलेस्टेन बेंस। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाली पद्धति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? हाली पद्धति शिक्षा से संबंधित नहीं थी। ये पद्धति किसानों की बेदखली से संबंधित नहीं थी, छुआछूत से संबंधित नहीं थी, ये थी बंधुआ मजदूरी से। तो हाली पद्धति का असर जो है वो बंधुआ मजदूरी से है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी कारण ऋण न चुका पाने पर ऋणदाता के लिए श्रम करता था या सेवाएं देता था, और इस प्रकार के श्रमिक को अनुबंध श्रमिक कहा जाता था वो। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति किसको मिली थी सबसे पहले? नंदलाल बोस को, ऑप्शन नंबर बी। तो वर्ष 1907 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। इस संस्था द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता नंदलाल बोस थे। नंदलाल बोस ने कला की शिक्षा जो है वो अवनींद्रनाथ टैगोर से ग्रहण की थी। भारत के संविधान की मूल प्रति का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? अंबेडकर नहीं है, टैगोर नहीं है, अमृता शेरगिल भी नहीं है, यही नंदलाल बोस ने। तो नंदलाल बोस एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन्होंने भारत के संविधान की मूल प्रति का डिजाइन बनाया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अग्र या फॉरवर्ड नीति का संबंध निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से है? फॉरवर्ड नीति किस गवर्नर जनरल? लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर सी। तो 1876 में लिटन जो है वायसराय बनकर आया। उसने अफगानिस्तान के प्रति कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण किया। वैज्ञानिक सीमा की खोज के क्रम में सरकार ने कबायली प्रदेशों में हस्तक्षेप किया और इस समस्त सीमा पर अब एक जैसी नीति का अनुसरण होने लगा लिटन के कारण। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही सुमेलित है? बख्त खान के आगे दिल्ली लिखा है, अजीमुल्ला खां के आगे इलाहाबाद यानी प्रयागराज, और लियाकत अली के सामने लिखा है फतेहपुर। देखिए 1857 की क्रांति से रिलेटेड कई प्रश्न बनते हैं। अधिकतर प्रश्न कि कौन किस जगह पर नेतृत्व करता था और दबाने वाला, उस नेतृत्व को दबाने वाला, ठीक है, कोलैप्स करने वाला जो दमन करता था, जो अंग्रेज अधिकारी था, जो गवर्नर था, वो भी पूछ लिया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर दिल्ली में बख्त खां या बहादुर शाह जफर नेतृत्व करता थे, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। इलाहाबाद में नेतृत्वकर्ता लियाकत अली थे और फतेहपुर में अजीमुल्ला खां। तो ये दोनों सुमेलित नहीं है, केवल पहला वाला सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 1857 के विद्रोह के प्रमुख जो नेतृत्वकर्ता में निम्नलिखित हैं, आपको याद रखना है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान, कॉमा लगा है और दोनों पूछे जाते हैं। पहले बहादुर शाह जफर बहुत पूछे जाते थे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे रिपीटेशन इसका बढ़ने लगा। तो अब बहादुर शाह जफर की जगह कई बार ऑप्शन में बख्त खां दिखाई दे रहा है, ठीक है। फतेहपुर में अजीमुल्ला खां, इलाहाबाद वर्तमान का प्रयागराज में लियाकत अली, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला या अहमद शाह, ठीक है, याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह फैलने के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस तरह से ही पूछा जा सकता है। इसकी शुरुआत तो सबको ही पता है, मेरठ से हुई थी, ठीक है, मेरठ मेरठ मेरठ, उसके बाद दिल्ली भी चलो कॉमन कर दिया, मेरठ दिल्ली। अब इसके बाद बताइए कानपुर पहले आएगा या लखनऊ पहले आएगा, या इलाहाबाद पहले हुआ था इलाहाबाद में? देखिए इसके बाद हुआ था लखनऊ में। मेरठ के बाद दिल्ली, उसके बाद लखनऊ,
और लखनऊ के बाद है कानपुर, कानपुर के बाद है इलाहाबाद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इलाहाबाद के बाद झांसी। ठीक है, झांसी में हो गया था। ठीक है, तो जो क्रम रहेगा वही। अब कानपुर लखनऊ, तो लखनऊ कानपुर अधिकतर बोला जाता, तो उसी क्रम में याद रखिए। मेरठ दिल्ली, लखनऊ कानपुर इलाहाबाद। तो 1857 के विद्रोह फैलने का क्रम निम्नलिखित है। मेरठ दिल्ली लखनऊ कानपुर इलाहाबाद, उसके बाद झांसी है। झांसी के बाद एमपी चले जाएंगे ग्वालियर में, फिर यूपी में आ जाओ बरेली, फिर यूपी बनारस, फैजाबाद, आरा और पटना। फिर से सुन लीजिए, मेरठ दिल्ली लखनऊ कानपुर इलाहाबाद झांसी ग्वालियर बरेली बनारस फैजाबाद आरा पटना। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची में क्या है, विद्रोह का केंद्र दमनकर्ता सूची 2 में है। ये इंपॉर्टेंट आया प्रश्न। दिल्ली में दमनकर्ता कौन था 1857 के विद्रोह का, कानपुर में कौन था, झांसी में कौन था और इलाहाबाद में कौन था। देखिए दिल्ली बड़ा पूछा जाता है, हडसन निकलसन ये दोनों दमनकर्ता थे दिल्ली के, ये ऑलरेडी सम्मिलित है पहला वाला। कानपुर में 1857 की क्रांति का दमन करता था कैंपबेल। कानपुर लखनऊ में जो दमन किया 1857 के विद्रोह का, लखनऊ कानपुर दोनों जगह कैंपबेल ने ही किया, और झांसी में ह्यूरोज ने किया, और इलाहाबाद में किया कर्नल नील ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का पहला और दूसरे का तीसरा। पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, और तीसरा यानी सी का दूसरा, और 4 का 4, ए हो जाएगा। तो 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र तथा दमनकर्ता निम्नलिखित हैं। दिल्ली में निकलसन, ठीक है, हडसन निकलसन ने, लखनऊ कानपुर में कैंपबेल ने, ठीक है, झांसी ग्वालियर में ह्यूरोज, इलाहाबाद बनारस में कर्नल नील, और जगदीशपुर में विलियम टेलर और आयर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। किसने दी थी 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम के अनुसार यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया, और इसमें 2-3 नाम और हैं, लॉरेंस एवं सीले। लॉरेंस एवं सीले ने इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है, और टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध था। ठीक है, तो इन सबको याद रखिएगा। तो ये 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार कर लेना। धन्यवाद।